फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले मैटर क्या होता है ये देख लें। हम आपने पढ़ा हुआ है मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, मैटर में हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के। ठीक है, अब इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर के बारे में क्या बोला वो हम देखते हैं। इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ ने बोला कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाए, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो क्या होगा, अ स्टेज विल कम जब आप उसको डिवाइड आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो मैटर को उन्होंने बोला पदार्थ, और जब आप उसको डिवाइड करते करते एक स्टेज पे आ जाओगे जब आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो उनको उन्होंने बोला परमाणु। ठीक है, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा दैट इज नोन एज परमाणु अकॉर्डिंग टू महर्षि कन्नड़। इसके बाद इसी एक और इंडियन फिलोसोफर पकुडा कटयामा, इन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स इन्होंने बोले थे, ये वाले पार्टिकल्स परमाणु, अगर हम उनको कंबाइंड फॉर्म में दे दें, अगर हम उनको कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मैटर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमें मिला परमाणु या हम बोले एटम मिला, और अगर हम इनको कंबाइन करते जाएंगे तो कंबाइंड फॉर्म में हमें क्या मिल गया, मैटर। इसके बाद ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी यही बात कही, सेम बात यही कही कि अगर आप मैटर को डिवाइड करोगे तो वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन। इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दी है, ये सेटअप बनाया हमने। यहाँ पर कॉर्क है, हमारे पास एक छोटी सी इग्निशन ट्यूब है, स्मॉल इग्निशन ट्यूब, जिसमें हम सॉल्यूशन एक्स का सॉल्यूशन लेंगे। इसको हमने यहाँ पे थ्रेड से बांध के और थ्रेड को इस तरह से निकाल दिया है बाहर, ठीक है, ताकि हम उसको खींच सकें। और यहाँ पर फ्लास्क में हमने लिया है सॉल्यूशन ऑफ वाई, और ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है। अब आपके पास इस हमें प्रूव करना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास कंजर्व रहता है, या हम बोले इसको दूसरी फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि जितना रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आप ऐसा भी बोल सकते हो, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज सेम एज मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, केमिकल्स नए बन जाएंगे, लेकिन टोटल मास जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 5% सॉल्यूशन बनाना है एक्स का और वाई का। 5% सॉल्यूशन बनाएंगे आप वाटर में, वाटर के साथ कॉपर सल्फेट को मिक्स करेंगे। 5% सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का बनाया और सोडियम कार्बोनेट का भी 5% सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, अब हमने इस टेस्ट ट्यूब में, छोटी वाली टेस्ट ट्यूब में हमने एक्स रखा है, यहाँ हम कहें कि कॉपर सल्फेट रखा है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट रखा और हमारे फ्लास्क में हमने रखा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इस सेटअप को हमने वे किया, कितना वजन आया हमने निकाल लिया, मास कितना आया टोटल वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को रिलीज करेंगे। थ्रेड को रिलीज करेंगे तो ये टेस्ट ट्यूब नीचे जाएगी, और इस टेस्ट ट्यूब का जो इस टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो इसके साथ सॉल्यूशन ऑफ वाई, यहाँ बोले सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होगा और कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ये दोनों रिएक्ट किए और कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट बन गया, Na2SO4 Na2SO4। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये रिएक्टेंट्स हुए और ये प्रोडक्ट हुआ। यहाँ पे जितना मास पहले था उतना ही मास रिएक्शन के बाद आपको मिलेगा। दिस प्रूव्स दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज सेम एज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, या बोल सकते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सेम ऐसे अगर आप इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और आप मेजर करोगे तो इनका जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सेम ऐसे इसमें भी मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। वाटर, हमारे पास वाटर का फॉर्मूला H2O, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है 1:8 रेशो बाय मास। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया है तो वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से ही कंबाइन होगा। अगर आपने इसका डबल किया 2 ग्राम्स हाइड्रोजन तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। अगर आपने 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लिया तो 3 8 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 25
24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, 1:8 रेशियो है, चाहे वो वाटर कहीं से भी लो, कोई भी सोर्स ऑफ वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो, सी वाटर हो, टैप वाटर हो, कोई भी वाटर हो, सभी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में ही कंबाइन होंगे हमेशा एंड हमेशा। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं अमोनिया। अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। दैट मीन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल ऑलवेज कंबाइन विद 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इसका 14 टू 28 कर दें तो 3 टू 6 हो जाएगा, ठीक है। 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन विल कंबाइन विद 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 28 प्लस 6 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो रेशियो बाय मास हमेशा सेम होता है। यही है प्राउस्ट लॉ या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट वाज गिवन बाय प्राउस्ट। इसके बाद है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो 6 पोस्टुलेट्स हैं इनके, ये सारे आपको लर्न करने अच्छे से, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स किससे बने हैं? नहीं, एटम्स, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है? टाइनी पार्टिकल से बना है, जैसा कि हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा था, ग्रीक फिलोसोफर्स ने कहा था कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और उनको नेम दिया एटम्स। तो ये डाल्टन का फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। नेक्स्ट, ये इंडिविजिबल होता है। फर्दर इसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये इंडिविजिबल होता है, ठीक है, क्लियर। जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स जिनको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, एक किसी एलिमेंट के एटम्स जितने भी होंगे दे विल बी आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सपोज आपने कोई एक एलिमेंट ले लिया, सपोज आयरन। तो आयरन एलिमेंट, आयरन में बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स। तो वो जो सारे एटम्स हैं उन सबका मास एक जैसा होगा और सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, ठीक है। तो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई और एलिमेंट ले लो, कार्बन ले लिया आपने, तो कार्बन एक एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स होंगे, उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सबका मास एक होगा, एक जैसा होगा मास, और उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट था डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को आप लेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो उनका मास भी डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट है जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में, वो किस रेशियो में कंबाइन होते हैं? स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2O। H2O एक कंपाउंड है, H2O एक कंपाउंड है, और इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन का कितना एटम है? हाइड्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये होल नंबर में कंबाइन हुए। ऐसा कभी नहीं होगा, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि H 1.5O 2.5, ऐसा कभी नहीं देखा होगा, या H 5/3O 2/क्या ले लें 7 ले लें, इस तरह का कभी आपने नहीं देखा होगा। होल नंबर में ही कंबाइन होते हैं, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ऐसे कंबाइन नहीं होते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं? किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं? इन स्मॉल होल नंबर्स। जैसे यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हुए, तो ये होल नंबर में ही कंबाइन हुए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होल नंबर्स में ही कंबाइन होते हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। लास्ट है रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स और काइंड्स ऑफ एटम्स फिक्स होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आपने बोला H2O वाटर, अगर आपने बोला वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, क्लियर है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, तो काइंड ऑफ एटम फिक्स है, कांस्टेंट है, और रिलेटिव नंबर की
2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही कंबाइन होगा टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स और काइंड्स ऑफ एटम्स वो भी फिक्स है। नेक्स्ट एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं हम। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो फिक्स है। काइंड्स ऑफ एटम्स कौन कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, काइंड्स ऑफ एटम्स वो सब कांस्टेंट होते हैं किसी भी एक गिवन कंपाउंड में। नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स कैसे दिए गए हैं। पहले डॉल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए थे लेकिन वो सिंबल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, तो बाद में कुछ इजी तरीके बताए गए जिससे आप सिंबल्स इजीली दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे एग्जांपल जो लिखे हैं वो सब बुक से ही लिए हैं। नेम ऑफ प्लेस फ्रॉम वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जिनका जो सिंबल है वो कहाँ से आपको पहली बार वो मिले, उस प्लेस के नाम से उसका नेम बनाया गया। तो इसका एग्जांपल है कॉपर। कॉपर इज डिराइव्ड फ्रॉम साइप्रस, जहां पे वो पहली बार मिला था। ठीक है, यहां से, और सिंबल इसका है CU, CU। ठीक है, फर्स्ट लेटर ये है और आगे का लेटर ये है। ठीक है, साइप्रस एक जगह का नाम है जहां पे पहली बार मिला था, तो नेम उसका बनाया कॉपर, CU, सिंबल बनाया CU। सिंबल का ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद स्पेसिफिक कलर्स। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके स्पेसिफिक कलर से उसका नाम, उसका सिंबल बनाया गया। ठीक है, सिंबल बनाया गया, जैसे कि एग्जांपल गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है AU, और AU कहाँ से डिराइव्ड है, ऑरम। ऑरम का कलर, ऑरम मीन्स येलो, ऑरम मीन्स येलो। तो ये जो स्पेसिफिक कलर है येलो, गोल्ड का स्पेसिफिक कलर है येलो, और वो डिराइव्ड है ऑरम वर्ड से, और ऑरम में फर्स्ट लेटर A, सेकेंड लेटर U। ठीक है, तो सिंबल गोल्ड का सिंबल है AU। गोल्ड का सिंबल G नहीं है, GO नहीं है, गोल्ड का सिंबल है ऑरम। ऑरम कहाँ से डिराइव्ड है, ऑरम का मतलब ही होता है येलो। ठीक है, फिर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स कैसे दिए हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। जैसे कोई एग्जांपल, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, MG। फर्स्ट लेटर लिया और थर्ड लेटर लिया, मतलब सेकेंड नहीं लिया, फर्स्ट के बाद थर्ड लेटर लिया। और एग्जांपल जिंक का सिंबल ZN, फर्स्ट लेटर और अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट लेटर से। फर्स्ट लेटर से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ फर्स्ट लेटर से लिखे जाते हैं। जैसे कार्बन ले लें हम एग्जांपल में, कार्बन, इसका सिंबल C, सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखा। और बोलिए, और क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल H, सिर्फ फर्स्ट लेटर हमने लिया। ऑक्सीजन, ठीक है, काफी है, ऑक्सीजन के लिए हमने फर्स्ट लेटर लिया। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हैं। जैसे एल्यूमिनियम में फर्स्ट 2 लेटर हो गए, कैल्शियम में CA, कैल्शियम हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 लेटर्स वाले हो गए एग्जांपल। इसके बाद नेम ऑफ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नेम ऐसे हैं जो लैटिन या जर्मन या ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास मैंने एग्जांपल दिए, फेरम। ये क्या है, आयरन का सिंबल है, और डिराइव्ड वर्ड, लैटिन वर्ड या ग्रीक या जर्मन वर्ड इसका क्या है, फेरम। ठीक है, तो आयरन का सिंबल, आयरन IRON है, लेकिन उसका सिंबल कहाँ से डिराइव्ड है, फेरम से। ऐसे ही सोडियम, सोडियम कहाँ से डिराइव्ड है, नाइट्रियम से। और ये है पोटेशियम, पोटेशियम इज डिराइव्ड फ्रॉम कैलियम। यहां से आ गया Na और यहां से आ गया K। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कुछ मास होगा, तो वो जो एटॉमिक मास होगा, उन एटम्स का जो मास, एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं और उन एटम्स का मास होगा, तो वो जो एटम्स का मास होगा वो किसी से कंपेयर करके हमें देना होगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं शॉप पे गए, आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स की शॉप पे गए आप, और आपने 1 kg 2 kg फ्रूट परचेज किया। तो आपके पास जो शॉपकीपर होता है उसके पास एक मेजरमेंट के लिए होता है कि ये 1 kg का उनका बाट है, 1 kg का उनका एक होता है इस तरह का बना हुआ, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, और दूसरी साइड पे वो बैलेंस में दूसरी साइड में 1 kg एप्पल रखते हैं। तो हमें उस 1 kg एप्पल को किसी के साथ कंपेयर किया आपने, ठीक है, किसी के रिलेटिव आपने निकाला। तो ऐसे ही एटॉमिक मास जितने भी एलिमेंट्स के हैं, वो जो एटॉमिक मासेस होंगे उन सबको भी हमें किसी के रिलेटिव में किसी के रिलेटिव निकालना पड़ेगा।
तो पहले ऑक्सीजन को यूज किया गया रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। ऑक्सीजन को एक यूनिट मान के क्यों उन्होंने ऑक्सीजन यूज किया, ऑक्सीजन क्यों यूज किया, ये दो रीजन है। बिकॉज इट रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है, कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, इसलिए ऑक्सीजन को यूज किया गया, उसको एक यूनिट जैसा यूज किया गया। इसके बाद इट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स। इसके कंपेयर करके अगर हम एलिमेंट्स की मासेस निकालते हैं तो हमें होल नंबर में मिलते हैं, इसलिए हमने इसको यूज किया। लेकिन 1961 में इसके बजाय कार्बन को एक मेन यूनिट मान के बाकी सभी मासेस को कार्बन से कंपेयर किया गया, और वो डेफिनेशन है कार्बन के साथ में जब कंपेयर किया तो 1U एटॉमिक मास यूनिट की होती है, यूनिट U। पहले जब हम लोग 9th क्लास में थे तब यूनिट थी एटॉमिक, तब हम बोलते थे AMU, हम पूरा बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट। अब आजकल उसको छोटा कर दिया है, सिर्फ U बोलते हैं, U को बोला जाता है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, U। जैसे अगर हमने 1 kg एप्पल लिया तो हमने यूनिट क्या बोली, kg। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर एटम की जो यूनिट होती है वो है U, यूनिफाइड मास। अब डेफिनेशन क्या होगी 1U की, कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। 1U इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 क्यों बोला, क्योंकि कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन क्या आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर से 6 और एटॉमिक मास 12 या एटॉमिक मास 14। ठीक है, तो कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 की हम बात कर रहे हैं। 1U को कैसे डिफाइन किया, इट इज सेम एज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर हो गया। तो इस तरह बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मास जो है वो किसके रिलेटिव है, कार्बन के रिलेटिव निकाले हुए। जितने भी आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी मासेस हैं, जैसे क्लोरीन का है 35.5 या हाइड्रोजन का है 1U, ऑक्सीजन का है 16U, ये सब किससे कंपेयर किए हुए हैं, किससे कंपेयर किए हुए हैं, ऑक्सीजन से, सॉरी कार्बन से कंपेयर किए, कार्बन 12 से कंपेयर किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इनर्ट गैसेज होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और मोस्टली बाकी सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में लेते हैं। कंबाइंड फॉर्म में ये कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स या आयंस की फॉर्म में होंगे, मॉलिक्यूल्स या आयंस की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल को डिटेल में अब हम लेते हैं। पहले हम लेते हैं मॉलिक्यूल। अभी हमने बोला कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस, तो पहले हम मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। अब हम इसको समझते हैं, क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यही हम लिया है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या हुआ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, एक ही एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकता है और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज भी शो करता है, वो होगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो अभी हम इसी की बात करें, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स लेते हैं हम, आर्गन, हीलियम, फिर ऑक्सीजन, बताइए, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, फॉस्फोरस, सोडियम, सल्फर, ये सब हम ले लेते हैं। आर्गन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसका सिंबल आप देखो AR, आर्गन का सिंबल AR। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, पूरी टेबल हिल गई है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फिर हीलियम, सिंबल He, तो ये भी है एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, वन एटम ऑफ आर्गन भी बोल सकते हो और 1 मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन भी बोल सकते हो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन भी बोल सकते हो, 1 एटम ऑफ आर्गन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हीलियम, 1 एटम ऑफ हीलियम भी और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम भी। इसके बाद हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, तो ये सब एक जैसे हैं।
ये सब क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? एलिमेंट के। एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसके 2 एटम्स हैं। आप इसको कैसे बोल सकते हैं? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, और ये है 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन या 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, 1 समझ में आ गया? 1 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसका? एलिमेंट का। ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट। तो ये सब क्या लिखे हैं मैंने? अभी 1 मॉलिक्यूल लिखा है। अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं 2O2, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3H2, तो ये क्या हो गया? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 4N2 मीन्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, और सिर्फ Cl2 लिखा है मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। समझ में आया मॉलिक्यूल का मतलब? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। और इन टर्म्स ऑफ एटम्स क्या हो गया? इसमें कितने एटम्स हो गए? 4, 2 2 4, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 6, 3 2 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 2 8 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। क्लियर? कैसे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में बोलेंगे? फॉस्फोरस होता है P4 और सल्फर होता है S8। P4 क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, और S8 है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। अब यहाँ पे एक टर्म और आती है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, दैट विल गिव यू एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 1। ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 1, इसकी 1। इसमें कितना एटम्स है? 2, तो एटॉमिसिटी 2। यहाँ पे कितना एटम्स है? इन सब में एटॉमिसिटी 2, तो इनको बोला जाता है डाई एटॉमिक। दीज आर नोन एज डाई एटॉमिक। डाई मतलब 2, ये दोनों मोनो एटॉमिक। मोनो मीन्स 1। इसके बाद अच्छा, हमने ट्राई एटॉमिक नहीं लिया, चलो एक और ले लेते हैं, लास्ट में जगह है नीचे। O3, ये है ओजोन। ओजोन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन O3। ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी हो गई 3। फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4, सल्फर की एटॉमिसिटी 8। तो एटॉमिसिटी मीन्स कितने एटम्स है उस मॉलिक्यूल में, कितने एटम्स है, दैट इज एटॉमिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो हम इसमें जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो हमने पढ़ा हुआ है, उसी को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली क्या होता है बताओ? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो एलिमेंट्स के जो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर और अमोनिया ये दोनों हम कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लो। कंपाउंड्स क्या होते हैं? 2 और मोर एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, और उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास से कंबाइन होते हैं। जैसे वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन होता है? 1:8 रेशो में। कैसे हमें मिलेगा? आपको इसके लिए एटॉमिक मासेस जितने भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिए सारे याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए 1 × 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, इनको आप कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 1:8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास। इसके बाद है अमोनिया, ये भी हम कर चुके हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और हाइड्रोजन का 1 और 3 एटम्स है इसलिए 3, तो 14:3। ये दोनों किस रेशियो में कंबाइन होते हैं? 14:3 रेशियो बाय मास। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, और यहाँ पे 2 है इसलिए 16 2 32। कैंसिल करें, 4 3 12, 4 8 32, तो क्या रेशियो आ गया? 3:8 बाय मास। ठीक है, सो इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, दैट इज 3:8। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का 16। कैंसिल करते हैं, किससे करें? 4 10 4 4 16, फिर 5 से 2 से कैंसिल किया, 2 5 10, 2 2 4, तो ये आ गया रेशियो 5:2। ठीक है, क्लियर हो रहा है कैसे रेशियो निकाला? रेशियो बाय मास। मैग्नीशियम सल्फाइड, Mg का एटॉमिक नंबर 14 24 और सल्फर का 32। कैंसिल करें, 8 3 8 4 32, तो ये आ गया रेशियो 3:8 मैग्नीशियम सल्फाइड MgS फॉर्मूला। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम का एटॉमिक मास 23, कैल्शियम का होता है 35.5, फर्दर कैंसिल नहीं होगा, सो दीज कंबाइन इन द रेशियो 23:35.5 रेशियो बाय मास। क्लियर? इसके बाद हम लेते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स
आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स, दो टाइप के आयंस होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैंसिल तो हो रहा था ये। कौन कैंसिल हो रहा है? 2335। अच्छा कैंसिल हो रहा है क्या? 35.5 है ये, वो हटा दो। ठीक है। तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, एक बार आप ये डेसिमल हटा के यहाँ पे 0 लेंगे और कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, कैंसिल करके भी ले सकते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा। चलो अब हम करते हैं आयंस। आयंस होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड आयंस। कैटायंस एंड एनायंस दो टाइप के होते हैं, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज एंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहीं से हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। इसके लिए आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नेम लाइन से याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप केमिस्ट्री कर नहीं पाओगे। तो याद कर लेना फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नेम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281 और क्लोरीन का होता है 287, ठीक है। इसके पास भी 3 शेल्स हैं, इसके पास भी 3 शेल्स हैं। सोडियम की लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोडियम, कोई भी एलिमेंट wants to attain octet, octet means लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर सोडियम के पास लास्ट शेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टू अटेन ऑक्टेट ये क्या कर सकता है? या फिर ये 7 गेन करे ताकि यहाँ 8 हो जाए, या फिर ये इसको लूज कर दे ताकि इसकी लास्ट शेल ये हो जाए और इसमें 8 है। तो इट विल बी इजियर फॉर सोडियम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो सोडियम विल इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म पॉजिटिव आयन। क्यों बना एक बार देख लो इसको। सोडियम को हम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है यहाँ पर, इसमें मैं प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ। प्रोटॉन्स जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस बिकॉज प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन 11 और इसके पास ये न्यूट्रल है, अभी कोई चार्ज नहीं है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम सोडियम आयन की बात करते हैं। सोडियम आयन अभी हम सिंबल बनाएंगे, पहले समझ लें। सोडियम आयन अभी हमने जस्ट बोला कि टू अटेन ऑक्टेट इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन ऑक्टेट। तो अब इसके पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28। प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस, प्रोटॉन 11 है तो 11 ही रहेंगे। इसने इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया है, राइट। इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 11 पहले वाले में सोडियम जो न्यूट्रल था उसमें 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव चार्जेस है। 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 नेगेटिव चार्ज, इसलिए वो न्यूट्रल है। लेकिन सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब कितने हो गए? 10 नेगेटिव चार्ज और 11 पॉजिटिव चार्ज। तो एक चार्ज एक्स्ट्रा, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा, इसलिए Na+। Na+ क्यों? क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा, इसलिए Na+। तो कैटायन का एग्जांपल हो गया Na+। समझ में आ गया अच्छे से। अब हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, प्रोटॉन्स हुए 17, इलेक्ट्रॉन्स हुए 17, न्यूट्रल क्लोरीन में। अब हम क्लोरीन आयन की बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 28। यहाँ पे क्या आएगा? आयन क्या करेगा? क्लोरीन क्या कर सकता है? टू अटेन ऑक्टेट, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ताकि 7 + 1 8 हो जाए, या 7 लूज करे। क्या इजी होगा क्लोरीन के लिए? इट विल बी इजियर फॉर क्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन देन टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म 288। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 बढ़ गया। कितने चार्ज हो गया? 17 पॉजिटिव चार्ज और 18 नेगेटिव चार्ज, मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा, इसलिए Cl-। तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल Cl-। ठीक है। तो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। और एग्जांपल ले सकते हैं मैग्नीशियम Mg2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसा बनेगा। एल्यूमिनियम Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसा बनेगा। ये सब हो गए कैटायंस। और एनायंस में Cl- हो गया, O2- ले लो, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2- बन जाएगा। ठीक है। अब हम लेते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। मैंने शायद गलत बोल दिया कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोचते कुछ और है और बोलते कुछ और है, सोचते सही है और बोलने में गलत आ जाता है, तो ठीक है ध्यान रखिए। 7 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू अटेन ऑक्टेट,
तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज आया है Cl माइनस, और Cl माइनस है एनायन। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आपको आता है तो आप जल्दी से कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और नहीं आता तो देख लीजिए कैसे करना है। इसके लिए आपको जरूरी है याद होना, वैलेंसीज की जो टेबल है आपकी बुक में वो जरूर से पूरी अच्छे से याद कर लेना। मैं एक को प्रॉपर मेथड से कर रही हूँ, फिर हम शॉर्ट में कर लेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड सिंबल है H, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का Cl, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, आप ऐसे लिखते हो ना H प्लस हाइड्रोजन आयन, और क्लोराइड आयन ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो वैलेंसी 1 प्लस और 1 माइनस, तो 1 ही वैलेंसी, तो फॉर्मूला क्या बन गया, इनको क्रॉस कराते हैं और फॉर्मूला बन गया HCl। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, वैलेंसीज क्रॉस करेंगे C1Cl4, 1 को नहीं लिखा जाता, सो फॉर्मूला इज CCl4। नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रेट, Na1 प्लस NO3 1 माइनस, वैलेंसीज क्रॉस करेंगे, सो फॉर्मूला इज NaNO3। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट, Na1 प्लस कार्बोनेट CO3 2 माइनस। ठीक है, माइनस प्लस नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ नंबर लिख रहे हैं, तो Na2CO3, फॉर्मूला बन गया Na2CO3। नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट, अमोनियम में NH4 प्लस सल्फेट होता है SO4 2 माइनस, देखो आप ऐसा लिखते हो NH4 प्लस और सल्फेट लिखते हो SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ NH4 1 प्लस है और SO4 2 माइनस है, हमने सिर्फ नंबर्स लिखे हैं। अब वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे, ध्यान से देखना, अब ये पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन में अगर 2 इंटू करना है तो उसके लिए ब्रैकेट लगाया जाता है, NH4 में ट्वाइस आएगा, NH4 ट्वाइस, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, और ये सल्फेट। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg2 प्लस OH 1 माइनस, वैलेंसीज क्रॉस, फॉर्मूला इज Mg, ये फिर से पॉलीएटॉमिक आयन है तो OH में ट्वाइस। नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट, Al3 प्लस सल्फेट SO4 2 माइनस, सो फॉर्मूला इज Al2SO4, फिर से पॉलीएटॉमिक आयन है तो Al2SO4 थ्राइस। लास्ट मैंने लिया है सोडियम सल्फाइड, Na1 प्लस सल्फाइड S 2 माइनस, सो फॉर्मूला इज Na2S। वैलेंसीज याद जरूर कर लेना। मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे उन सबका मास, एटॉमिक मास को सम आपको करना है, दैट विल गिव यू मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल से लेते हैं, इसकी यूनिट होती है U, जैसे नॉर्मली हम जो मास यूनिट बोलते हैं वो kg बोलते हैं, लेकिन एटम में एटॉमिक मास यूनिट होती है U, हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम इसका निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा, हाइड्रोजन में 2 एटम्स है, एक हाइड्रोजन का 1U प्लस ऑक्सीजन का 16U। ठीक है, ये हाइड्रोजन का हो गया और ये ऑक्सीजन का, तो 2 प्लस 16 दैट इज 18U, इसका हो गया मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है HNO3, हाइड्रोजन का 1U, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। 1 प्लस 14 इज 15, 16 3 48, कितना है आप सम करके 63U। नेक्स्ट है C2H6, ये होता है इथेन, इसका नेम है इथेन। कार्बन में 2 है, एक कार्बन का होता है 12, ठीक है, हाइड्रोजन में 6 है और एक हाइड्रोजन का होता है 1। 12 2 24, 6 1 6, कितना आ गया 30U। नेक्स्ट नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 3, एक हाइड्रोजन का 1U इंटू 3 करेंगे क्योंकि 3 एटम्स हैं, ठीक है, 14 प्लस 3 दैट इज 17U। क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आया 71, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेशन का मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये ध्यान रखना है फॉर्मूला यूनिट मास किन के लिए होता है, जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हों, या हम बोले जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये हम यूज करते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है और ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है। ये सारे जितने हमने लिखे हुए ये हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस नहीं होते। और फॉर्मूला यूनिट मास हम यूज करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, आयोनिक कंपाउंड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, ठीक है। तो मेथड वही है और यूनिट भी वही रहेगी, सब कुछ वही है, बस डिफरेंस है कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। चलिए हम इसका करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40, क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 2 आपको करना है, तो 40 प्लस 71 दैट इज 111U। जिंक ऑक्साइड, जो एटम्स बड़े हायर एलिमेंट्स के एटम हैं जिनका आपको एटॉमिक मास याद नहीं है, वो आपको एग्जाम में अगर आता है तो दिया हुआ होगा। कुछ एटॉमिक मास आपकी बुक में टेबल बनी हुई है, वो आपको सारे याद करने हैं, उसके अलावा ऐसे हायर एलिमेंट्स का आता है तो एग्जाम में दे के रखेंगे। यहाँ पर जिंक का है 65 और ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो गया प्लस करके 81।
81 U। लास्ट हमने लिया है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम 2 इंटू करेंगे, एक सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का 16। 23 2 46 प्लस 16 4 5 6 62 U। ठीक है,